हेलो व्यूवर्स, हमारे चैनल नॉलेज टू विजडम में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है रचनावाद और अधिगम, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड लर्निंग। आज हम जानेंगे कि रचनावाद अधिगम को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अधिगम को एक आधार प्रदान करते हैं। हमारे मस्तिष्क में या संज्ञान में कोई भी सूचना या जानकारी या कोई भी ज्ञान हमेशा चित्रात्मक रूप में संग्रहित होता है। इसका अर्थ है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या याद कर रहे हैं या कोई भी सोशल सिचुएशन में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस सब का हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव या रिकॉल कर सकते हैं। और जिस इंफॉर्मेशन की हमारे मस्तिष्क में इमेज नहीं बनती है वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर नहीं होता है और हम उसे रिकॉल या रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पदों में किसी वस्तु, भाव या शब्द अथवा परिस्थिति की जो मानसिक प्रतिमा है, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म है, उसे प्रत्यय कहा जाता है, कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अधिगम की। तो अधिगम क्या है? अधिगम किसी भी नई सूचना या नॉलेज या ज्ञान को मस्तिष्क में स्टोर करने की प्रक्रिया, मस्तिष्क में धारण करने की जो प्रक्रिया है उसे अधिगम कहा जाता है। और मस्तिष्क में कोई भी प्रक्रिया, कोई भी इंफॉर्मेशन चित्रों के रूप में, पिक्टोरियल फॉर्म में या जिन्हें हम कॉन्सेप्ट कह देते हैं, उसके रूप में भंडारित होती है या स्टोर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो संज्ञान में प्रत्ययों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो अधिगम की प्रक्रिया है ये किन किन पदों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन पदों के नाम। स्कीमा, आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन, समायोजन या एकोमोडेशन, अनुकूलन या एडाप्टेशन, साम्य धारण या इक्विलिब्रियम। स्कीमा जो शब्द है, सबसे पहले जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इस शब्द का प्रयोग हुआ और इसका अर्थ है कि कोई भी सूचना या ज्ञान संज्ञान में जिन मानसिक संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित होता है उन्हें स्कीमा कहा जाता है। जब हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को या अपने संज्ञान को एक कंप्यूटर से तुलना कर सकते हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा संज्ञान है, वो एक कंप्यूटर है और हम जो विभिन्न जानकारियां हम जिस तरीके से सेव करते हैं उसमें, तो अलग अलग फोल्डर्स में सेव करते हैं। तो वो जो फोल्डर्स हैं उन्हें हम स्कीमा कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क में पहुंचने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना या ज्ञान जिन मानसिक संरचनाओं में व्यवस्थित होता है उसे स्कीमा कहा जाता है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका स्कीमा का, वो नई परिस्थिति का सामना करने से, अनुभव के द्वारा या विभिन्न सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा और गतिविधियों के द्वारा स्कीमा में निरंतर बदलाव और विकास होता रहता है। और स्कीमा में होने वाले निरंतर बदलाव और विकास की प्रक्रिया को ही अधिगम या लर्निंग कहा जाता है। अब अधिगम जो है वो प्रत्ययों के विकास की प्रक्रिया भी है और अधिगम स्कीमा के बदलाव और विकास की प्रक्रिया भी है। तो इसका मतलब जो स्कीमा है वो कॉन्सेप्ट से या प्रत्यय से संबंधित है। तो स्कीमा और कॉन्सेप्ट के संबंध को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे हम अगर अ लिखना सिखा रहे हैं तो सबसे बेसिक मेथड होता है कि हम डॉटेड फॉर्म में अ लिख लेते हैं और फिर बच्चे को कहते हैं कि ये डॉट्स को मिला करके अ लिखे और धीरे धीरे वो अ लिखना सीख जाता है। तो जो डॉटेड फॉर्म वाला अ है वो स्कीमा हो गया और जो पूरी तरह से अ जो लिख लेता है बच्चा वो कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यय पूर्ण रूप से विकसित स्कीमा होते हैं। या स्कीमा आगे चल करके जब
उसमें बदलाव और विकास की कोई संभावना नहीं रह जाती है, तो वो आगे चल कर के कॉन्सेप्ट में परिवर्तित हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि स्कीमा के डेवलपमेंट में कौन कौन सी उप प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण हमारे संज्ञान में नवीन ज्ञान या सूचना के प्रविष्ट होने की सबसे पहली प्रक्रिया है। और इससे क्या होता है, ये आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति किसी समानता के आधार पर, मतलब कोई समानता व्यक्ति को दिखे, उस समानता के आधार पर अपने नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान या पूर्व में जो उसके मस्तिष्क में विकसित स्कीमा है उससे जोड़ लेता है। तो इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण है जो बुक्स में भी बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि एक छोटा बच्चा है, उसके घर में एक काले कलर का कुत्ता है, उसने काले रंग का कुत्ता देखा हुआ है। अब वो कहीं गांव जाता है तो वहाँ पर वो एक छोटा सा बकरी के बच्चे को देखता है जो बिल्कुल काले कलर का होता है। तो वो उस बकरी के बच्चे यानी कि मेमने को देख करके कहता है कि ये कुत्ता है। तो ये जो प्रोसेस है, उसके सामने एक नवीन ज्ञान, एक नई परिस्थिति आई और उसने अपने पूर्व अनुभव से उसे, या पूर्व में जो उसके मस्तिष्क में विकसित स्कीमा है उससे उसने उसे जोड़ दिया और वो चीज़ उसके संज्ञान में प्रवेश कर गई। तो यह जो प्रक्रिया है ये आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है। अब आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में जो प्राप्त ज्ञान होता है वो हमेशा अपने रॉ फॉर्म में होता है। और ऐसे इसमें बालक जो है, जो भी व्यक्ति है, वो समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व ज्ञान या पूर्वानुभव का प्रयोग करता है। तो ये जो थी, ये आत्मसातीकरण की प्रक्रिया थी। अब जो दूसरी प्रक्रिया है वो है समायोजन की प्रक्रिया, यानी कि एकोमोडेशन की प्रक्रिया। अब आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप जो संज्ञान में प्रविष्ट नया ज्ञान है उसमें जो एडिटिंग होती है, संपादन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। अब वो बच्चा है, माना वो अपनी माँ के साथ जा रहा है, वो अपनी मम्मी को बताता है कि ये जो है, मेमने को दिखाते हुए कि ये कुत्ता है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। तो अब वो उसके स्कीमा में जो है वो बदलाव हो गया, साथ ही उसने अपने जो न्यू नॉलेज है उसमें भी एडिटिंग कर दी। तो अब उसके दिमाग में दो स्कीमा डेवलप हो गए, एक जो कुत्ता है और एक जो बकरी है। अलग अलग स्कीमा जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो और इस तरीके से समायोजन की प्रक्रिया के बाद नवीन ज्ञान या सूचना के आधार पर पूर्व ज्ञान और स्कीमा में जो है वो संपादन भी होता है और बदलाव भी होता है। अब उसके दिमाग में दो फोल्डर बन गए, बकरी वाला फोल्डर और कुत्ते वाला फोल्डर। तो इस तरीके से नया ज्ञान जो है वो नए स्कीमा के रूप में संज्ञान में व्यवस्थित हो जाता है। और इसके बाद जब नया ज्ञान प्राप्त, समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाके, अपनी थिंकिंग में परिवर्तन लाके जो नया ज्ञान है उसे अपने मस्तिष्क में समायोजित करता है। फिर वो ऑब्जर्व करेगा, धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा कि हाँ, मतलब वो जो बकरी है उसकी क्या विशेषताएं हैं और वो जो उनके घर में कुत्ता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो वो अलग अलग तरीके से दोनों को ऑब्जर्व करेगा और एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और इस तरह से वो अनुकूलन या एडाप्टेशन की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है। अब देख लेते हैं कि एडाप्टेशन क्या है, अनुकूलन क्या है। आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया के पश्चात जब मस्तिष्क में नवीन ज्ञान या जो सूचना है उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है मस्तिष्क, तो इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है या परसीव कर लेता है। मीनिंगफुल लर्निंग की बात रचनावाद करता है। तो आत्मसातीकरण में नवीन ज्ञान मस्तिष्क में प्रवेश करता है, समायोजन से वो एडिटिंग करता है नॉलेज की और नए स्कीमा को मस्तिष्क में व्यवस्थित कर देता है, और अनुकूलन के द्वारा
अनुकूलन के द्वारा वो परसीव कर लेता है, नए ज्ञान को परसीव कर लेता है। और वास्तव में आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया को मिल करके अनुकूलन कहा जाता है। अब अंतिम जो पड़ाव आता है अधिगम की प्रक्रिया में वो है साम्य धारण या संतुलन। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातीकरण और समायोजन प्रक्रियाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है, और इस तरह से साम्य धारण की जो प्रक्रिया है वो एक आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है, सेल्फ कंट्रोलिंग प्रोसेस है। आत्मसातीकरण में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है, और जो समायोजन के बाद ज्ञान होता है वो व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर उसमें एडिटिंग कर लेता है। तो जब दोनों ज्ञानों की जो स्थिति है, दोनों का फॉर्म जो है वो बिल्कुल मॉडिफाइड फॉर्म और जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बिल्कुल एक जैसा जब हो जाता है, तो इस अवस्था को संज्ञानात्मक साम्यावस्था कहा जाता है। और इसके बाद जो स्कीमा है उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और स्कीमा जो है वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो पूर्ण रूप से विकसित स्कीमा होता है उसे कॉन्सेप्ट कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है, और प्रत्यय का निर्माण और विकास की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो इस तरीके से अधिगम की जो प्रक्रिया है वो आत्मसातीकरण से साम्य धारण तक पहुंचती है, और कॉन्सेप्ट जो है वो व्यक्ति के संज्ञान में परिपक्व हो जाते हैं, और व्यक्ति का जो अधिगम है वो स्थायी हो जाता है। तो ये तो था आज का प्रकरण। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि ये प्रकरण समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई वीडियोस किसी प्रकरण पर चाहते हैं तो हमें सुझाव दे सकते हैं। और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू।